नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग फ्रांसीसी क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति कब घटित हुई थी, इसके पीछे कारण क्या थे, इसके कारणों के बारे में जानेंगे, कौन कौन से घटनाक्रम क्रांति के दौरान घटित हुई थी, इसके बारे में जानेंगे। क्रांति के पश्चात किस प्रकार से नेपोलियन का उदय हुआ था, इसके उदय के बारे में अध्ययन करेंगे और फ्रांसीसी क्रांति की पूरी दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ा था, इसके वैश्विक प्रभाव के बारे में भी हम लोग चर्चा यहाँ पर करेंगे। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति वैश्विक इतिहास की एक ऐसी घटना थी जिसने न केवल फ्रांस को प्रभावित किया बल्कि पूरे यूरोप की दिशा को बदल करके रख दिया, या कहें कि पूरे विश्व को इसने प्रभावित किया और पूरे विश्व को दिशा को बदल करके इसने रख दिया था। इस क्रांति ने सदियों पुरानी निरंकुश राजशाही को समाप्त कर दिया, शोषक सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया और चर्च के दमनकारी विशेषाधिकारों को जड़ से उखाड़ करके फेंक दिया। इसके मलबे से एक नए समाज का उदय हुआ, यानी फ्रांसीसी क्रांति जब घटित हुई तो इसके बाद एक नए समाज का जन्म हुआ जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के महान सिद्धांतों पर आधारित था। इस क्रांति ने दुनिया भर में राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया, लोकतंत्र को मजबूत किया और मानवाधिकारों की एक नई लहर जो है पैदा की। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति की पृष्ठभूमि क्या थी, फ्रांसीसी क्रांति के जन्म देने वाले कारण क्या थे, किन कारणों से फ्रांसीसी क्रांति घटित हुई थी, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति कोई अचानक घटी घटना नहीं थी। यह फ्रांस की पुरानी व्यवस्था के भीतर दशकों से सुलग रहे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और बौद्धिक असंतोष का सामूहिक विस्फोट थी। यानी फ्रांस में सामाजिक असमानता था, आर्थिक असमानता था, राजनीतिक असमानता था और बौद्धिक असंतोष था, और इन सभी के कारण जो है फ्रांसीसी क्रांति घटित होता है। इसमें जो पहला कारण है वो है सामाजिक ढांचा, जो 3 स्टेटस में विभाजित था और तीनों के बीच बहुत ज्यादा असमानता था, यानी सामाजिक असमानता इसका पहला कारण था। 18वीं शताब्दी में फ्रांस का समाज कानूनी तौर पर 3 श्रेणियों में बटा हुआ था, 3 श्रेणियों में विभाजित था, जो पूरी तरह से अन्यायपूर्ण व्यवस्था पर टिकी हुई थी। जो पहली श्रेणी थी उसको प्रथम स्टेटस कहा जाता था, जिसमें पादरी लोग शामिल थे। इसमें कैथोलिक चर्च के उच्च पदाधिकारी शामिल होते थे। कुल आबादी में इनकी जो हिस्सेदारी थी वो 1% से भी कम होती थी, लेकिन देश की 10% से अधिक सबसे उपजाऊ भूमि पर इनका नियंत्रण जो है होता था। इन्हें राज्य को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, टैक्स से इनको जो है छूट प्राप्त था, बल्कि आम जनता से तीर्थ नामक जो है धार्मिक कर भी वसूलते थे, यानी टैक्स भी इनको नहीं देना पड़ता था और ये धार्मिक टैक्स भी वसूलते थे। जो द्वितीय स्टेटस था इसमें कुलीन वर्ग के लोग शामिल थे। इसमें फ्रांस के अमीर शामिल थे, जमींदार शामिल थे, सैन्य अधिकारी शामिल थे और राजा के दरबार में रहने वाले दरबारी भी इसमें शामिल थे। इनकी आबादी जो थी वो लगभग 2% थी, संपूर्ण जनसंख्या की 2% इनकी आबादी थी, लेकिन देश के 25% भूमि इनके नियंत्रण में थी और इन्हें भी सभी प्रकार के करों से मुक्ति प्राप्त थी। जिस प्रकार से प्रथम स्टेटस के लोग कोई कर नहीं देते थे, उसी प्रकार से द्वितीय स्टेटस के लोग भी कोई कर नहीं देते थे और इन्हें जन्मजात विशेषाधिकार जो है मिले हुए थे। अब तृतीय स्टेटस के बारे में जान लेते हैं। जो तृतीय स्टेटस था इसमें आम जनता शामिल थी। फ्रांस की कुल आबादी में इनकी हिस्सेदारी लगभग 97 से 98% के बीच थी। यह समाज का सबसे प्रताड़ित हिस्सा था और इसमें भी 3 स्तर था। प्रथम स्तर में अमीर व्यापारी शामिल थे, वकील और डॉक्टर शामिल थे जो मध्यम वर्ग था। फिर किसान था, किसानों की आबादी लगभग 80% थी और शहरों के रहने वाले छोटे कारीगर और मजदूर भी इसमें शामिल होते थे। राज्य के जो सभी कर होते थे, चाहे वो प्रत्यक्ष कर हो गए चाहे अप्रत्यक्ष कर हो गए, केवल इसी स्टेटस को देना पड़ता था, यानी तृतीय स्टेटस, यानी कि आम जनता को ही सारे कर जो है देने पड़ते थे। जो प्रथम स्टेटस के लोग थे, जो द्वितीय स्टेटस के लोग थे, उनको कोई कर नहीं देना पड़ता था। यानी फ्रांस में सामाजिक असमानता व्याप्त थी और इस सामाजिक असमानता के कारण ही फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति घटित हुई थी। अब दूसरा कारण जान लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति की जो दूसरी कारण है वो है आर्थिक खोखलापन और वित्तीय दिवालियापन। 1789 तक आते आते फ्रांस का राजकोष जो है पूरी तरीके से खाली हो चुका था। फ्रांस जो है वित्तीय दिवालियापन का शिकार हो गया था और इसके पीछे भी कई कारण थे। इसमें पहला कारण था युद्धों का भारी खर्च, यानी फ्रांस जो है युद्धों में बिजी रहता था और युद्ध के कारण जो है भारी कर्ज के बोझ के नीचे दब गया था। लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने ब्रिटेन को कमजोर करने के लिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में सैन्य मदद की और इस युद्ध के दौरान फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे का नया कर्ज चढ़ गया,
राज्य की जो आधी आय थी केवल इस कर्ज का ब्याज चुकाने में ही जा रही थी। फ्रांसीसी दिवालियापन का जो दूसरा कारण था वो था वर्साय के महल की फिजूल खर्ची। राजा लुई 14वें और उसकी पत्नी जो थी रानी मेरी अंतोनेत ने राजसी ऐशो आराम और हजारे दरबारियों के रख रखाव पर देश के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी की तरफ बहाया जा रहा था। यानी राजा और रानी फिजूल खर्ची कर रहे थे, जिसके कारण से देश का बहुत सारा धन जो है उनकी फिजूल खर्ची में खर्च हो रहा था और इसके कारण से फ्रांसीसी क्रांति घटित होती है। तीसरा जो कारण है वह है प्राकृतिक आपदा और अकाल। प्राकृतिक आपदा और अकाल भी फ्रांस में आते हैं, जिससे फ्रांस जो है आर्थिक रूप से दिवालिया होता है। इस समय फ्रांस को भयानक सूखे और ओलावृष्टि का सामना करना पड़ा। फसलें नष्ट होने से भोजन, जो मुख्य भोजन था, जो पावरोटी था, इनका मुख्य भोजन होता था, पावरोटी की कीमतें जो है आसमान छूने लगी। शहरों में भूखमरी फैल गई और भूखी जनता सड़कों पर आकर दंगों पर जो है उतारू हो गई। इसके कारण से भी फ्रांसीसी क्रांति जो है घटित हुई। फ्रांसीसी क्रांति की जो तीसरी कारण है वह राजनीतिक निरंकुशता और अकर्मण्यता। फ्रांस में जो है उस समय बुर्बो वंश का शासन था, जो राजा के दैवी अधिकारों में विश्वास रखता था। यानी राजत्व में देवत्व के सिद्धांत की भरोसा इस समय जो है किया जाता था। राजा लुई 16वां एक अत्यंत कमजोर शासक था। निर्णय लेने की क्षमता उसके भीतर नहीं थी, निर्णय लेने की क्षमता से विहीन शासक था। वह पूरी तरह से अपनी फिजूल खर्च ऑस्ट्रियाई पत्नी मेरी अंतोनेत के प्रभाव में था। जो वो कहती थी वही ये करता था। पूरे फ्रांस में कोई एक समान कानून नहीं था। न्याय जो था वो बिकाऊ था। पदों की बोली लगाई जाती थी। किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए एक गुप्त शाही वारंट के जरिए जो है जेल में भेजा जा सकता था। इसके कारण से भी फ्रांसीसी क्रांति जो है घटित हुई। चौथा कारण है बौद्धिक चेतना। बहुत महत्वपूर्ण कारण है। फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों की भी भूमिका रही है। फ्रांस के लोगों के भीतर इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ वैचारिक चेतना जगाने का काम महान विचारकों के द्वारा किया गया था। इसमें पहला नाम जान लाक का है। जान लाक ने राजा के जो दैवी अधिकार थे, जो असीमित अधिकार थे, इस सिद्धांत का तार्किक खंडन किया और बताया कि राजा के पास कोई दैवी अधिकार नहीं होते हैं। राजा के अधिकार भी सीमित होते हैं, असीमित नहीं होते हैं। दूसरा नाम वाल्टेयर का है। उन्होंने कैथोलिक चर्च के भ्रष्टाचार, पाखंड और धार्मिक असहिष्णुता का खंडन किया। यानी जो धार्मिक एकाधिकार बना हुआ था, जो धार्मिक भ्रष्टाचार था, जो धार्मिक पाखंड था, उसका खंडन जो है वाल्टेयर के द्वारा किया गया। तीसरा नाम है मॉन्टेस्क्यू का। इन्होंने अपनी पुस्तक द सबरीथ ऑफ लॉज में सरकार के भीतर शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत दिया। यानी विधायिका का कार्य अलग है, कार्यपालिका का कार्य अलग है, न्यायपालिका का कार्य अलग है। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया। चौथा नाम रूसो का है। रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा और उसमें इन्होंने लिखा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। उन्होंने प्रतिपादित किया कि संप्रभुता जनता की सामान्य इच्छा में निहित है। राजा में निहित नहीं है संप्रभुता, बल्कि जनता की सामान्य इच्छा में निहित है। इन सभी दार्शनिकों ने जो है क्रांति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि क्रांति का विस्फोट किस प्रकार से हुआ और कौन कौन सा ऐतिहासिक घटनाक्रम जो है क्रांति के दौरान घटा था। जब आर्थिक संकट असहनीय हो गया तो राजा लुई 16वां ने करों की मंजूरी के लिए स्टेटस जनरल का अधिवेशन बुलाया। यानी जो 3 स्टेटस थे, तीनों स्टेटस का अधिवेशन इसके द्वारा बुलाया जाता है। 5 मई 1789 को स्टेटस जनरल की बैठक जो है बुलाई जाती है। वर्साय के महल में स्टेटस जनरल की बैठक शुरू हुई। पुरानी परंपरा के अनुसार प्रत्येक स्टेटस के पास सामूहिक रूप से केवल एक वोट देने का अधिकार था। यानी प्रथम स्टेटस एक वोट देता था, द्वितीय स्टेटस एक वोट देता था, तृतीय स्टेटस एक वोट देता था, तो कुल मिलाकर के 3 वोट जो है हो जाता था। इसका मतलब था कि प्रथम और द्वितीय स्टेटस मिलाकर के हमेशा 2-1 से तृतीय स्टेटस को हरा देते थे। तृतीय स्टेटस के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि पूरी सभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाए और एक व्यक्ति एक वोट की लोकतांत्रिक प्रणाली जो है लागू की जाए, जिसे राजा ने खारिज कर दिया। क्योंकि तृतीय स्टेटस की संख्या जो है ज्यादा थी, लगभग 97% जनसंख्या तृतीय स्टेटस को प्रतिनिधित्व देती थी। तो इसका मतलब ये हो जाता कि जो द्वितीय स्टेटस के लोग थे, जो प्रथम स्टेटस के लोग थे, वो पराजित हो जाते। इसलिए एक व्यक्ति एक वोट की मांग जो है यहाँ पर की गई थी, जिसको राजा ने खारिज कर दिया। इसके बाद 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट की शपथ की घटना होती है। नाराज होकर के तृतीय स्टेटस के प्रतिनिधियों ने सभा का बहिष्कार कर दिया।
20 जून को जब वर्साय के मुख्य भवन पहुंचे तो राजा ने वहां पर ताला लगवा दिया। बिना हिम्मत हारे प्रतिनिधि पास के एक इंडोर टेनिस कोर्ट में एकत्र हुए। उन्होंने खुद को देश की वास्तविक प्रतिनिधि सभा यानी कि नेशनल असेंबली जो है घोषित कर दिया और शपथ ली कि हम यहाँ से तब तक अलग नहीं होंगे जब तक कि हम फ्रांस के लिए एक ऐसा संविधान तैयार नहीं कर लेते जो राजा के शक्तियों को सीमित करे। यहाँ पर जो है टेनिस कोर्ट में शपथ जो है 20 जून 1789 को लिया जाता है। इसके बाद 14 जुलाई 1789 को बास्टिल के किले का पतन होता है। राजा ने गुप्त रूप से पेरिस के चारों ओर सेना तैनात करना शुरू कर दिया, जिससे जनता का गुस्सा जो है फूट गया। अफवाह फैल गई कि जो शाही सेना है वो नागरिकों के कत्लेआम करने आ रही है, नागरिकों का कत्ल करने के लिए आगे बढ़ रही है। नागरिकों ने हथियारों की तलाश में सरकारी इमारतों पर हमले करने शुरू कर दिए। 14 जुलाई 1789 को एक उग्र भीड़ ने बास्टिल के किले पर हमला बोल दिया। यह किला राजा की क्रूर सत्ता का प्रतीक था। जनता ने किले के कमांडर को मार डाला और पूरी इमारत को मलबे में तब्दील कर दिया। इसी दिन से फ्रांसीसी क्रांति की वास्तविक शुरुआत जो है मानी जाती है। इसके बाद जो है सामंतवाद का अंत होता है और मानवाधिकारों की घोषणा जो है की जाती है। ग्रामीण इलाकों में किसानों ने जमींदारों के महलों पर हमला कर सामंती दस्तावेजों को जला दिया। इस विद्रोह को देखते हुए जो नेशनल असेंबली थी, नेशनल असेंबली ने 4 अगस्त 1789 की रात को कानून पारित कर सामंती व्यवस्था और चर्च द्वारा असूले जाने वाले धार्मिक कर को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। इसके बाद 26 अगस्त 1789 को असेंबली ने मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों के लिए घोषणा पत्र जो है जारी किया, जिसमें स्वतंत्रता की बात की गई थी, संपत्ति की सुरक्षा की बात की गई थी और कानून के समक्ष समानता को प्रत्येक नागरिक का नैसर्गिक अधिकार जो है घोषित किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं। क्रांति का उग्र चरण किस प्रकार से शुरू होता है, किस प्रकार से आतंक का राज्य स्थापित होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। और यह 1792 से 1794 ईस्वी तक चलता है। 1791 में फ्रांस को एक संवैधानिक राजशाही बनाया गया, लेकिन राजा के गुप्त षड्यंत्रों ने क्रांति को हिंसक मोड़ जो है दे दिया। इसमें जो है राजा का पलायन होता है और विदेशी युद्ध भी होता है। जून 1791 में राजा लुई 16वें सपरिवार भेष बदल करके देश से भागने की कोशिश करते हुए सीमा पर जो है पकड़े गए। यानी उस समय जो है राजा लुई 16वां था और ये जो है सपरिवार भेष बदल करके देश से भाग रहा था और सीमा पर जो है पकड़ा जाता है, जिससे जनता उन्हें देशद्रोही मानने लगी। दूसरी ओर ऑस्ट्रिया और प्रसा के जो राजा थे वो फ्रांस की क्रांति को दबाने की तैयारी जो है कर रहे थे। फ्रांस की क्रांति को दबाने की तैयारी उनके द्वारा की जा रही थी। इससे पहले वे हमला करते। अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने उनके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध के दौरान मार्सिले शहर के स्वयंसेवकों ने देशभक्ति गीत मार्सिलिये गाया, जो आज भी फ्रांस का राष्ट्रगान जो है बना हुआ है। इसके बाद गणतंत्र की स्थापना की जाती है और राजा को मृत्युदंड जो है दे दिया जाता है। 21 सितंबर 1792 को नई निर्वाचित संसद, जिसे नेशनल कन्वेंशन कहा गया, ने फ्रांस को एक संप्रभु गणराज्य जो है घोषित कर दिया और राजशाही को पूरी तरीके से समाप्त कर दी गई। लुई 16वें पर देशद्रोह का मुकदमा चला करके 21 जनवरी 1793 को उन्हें गिलोटिन पर चढ़ा करके मृत्युदंड जो है दे दिया गया। यानी राजा को मृत्युदंड दे दिया गया और गणतंत्र की स्थापना जो है फ्रांस में कर दी गई। इसके बाद से रोबेस्पियर के आतंक के राज्य की स्थापना होती है। बाहरी युद्धों और आंतरिक गृह युद्ध की स्थिति से निपटने के लिए सत्ता जो है मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के नेतृत्व वाले कट्टरपंथी जैकोबिन क्लब के हाथों में आ गई। रोबेस्पियर ने जून 1793 से जुलाई 1794 तक फ्रांस में आतंक का राज्य जो है स्थापित किया। उसकी नीति कठोर नियंत्रण और दंड की नीति थी। क्रांति का विरोध करने वाले या रोबेस्पियर से असहमत होने वाले हजारों लोगों को गिरफ्तार करके गिलोटिन पर जो है चढ़ा दिया गया, यानी कि उनको मृत्युदंड दे दिया गया। अंततः जुलाई 1794 में नेशनल कन्वेंशन ने रोबेस्पियर को ही दोषी ठहराते हुए गिलोटिन पर चढ़ा दिया, जिससे इस काले अध्याय का जो है अंत हो जाता है और आतंक का राज्य जो था वो समाप्त हो जाता है। इसके बाद शासन जो है डायरेक्टरी के हाथ में आ जाती है और धीरे धीरे नेपोलियन का उदय हो जाता है। 1795 से 1799 तक की व्यवस्था जो है चलती है। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद फ्रांस की सत्ता अमीर मध्यम वर्ग के हाथ में आ गई। शासन चलाने के लिए 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका बनाई गई, जिसे डायरेक्टरी कहा गया।
लेकिन डायरेक्टरी के सदस्यों और विधान परिषदों के बीच आपसी झगड़ों के कारण राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार जो है फैल गया था। इस कमजोरी का फायदा उठा करके सेना के महत्वाकांक्षी जनरल नेपोलियन बोनापार्ट ने 1799 में तख्ता पलट कर दिया और सत्ता अपने हाथों में ले ली। 1804 में उसने खुद को फ्रांस का सम्राट जो है घोषित कर दिया और इस प्रकार से नेपोलियन का जो है फ्रांस में उदय होता है। अब देख लेते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के वैश्विक परिणाम क्या थे, क्या परिणाम निकल करके फ्रांसीसी क्रांति के आते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख वैश्विक परिणाम बिंदुवार इस प्रकार हैं। पहला जो परिणाम हुआ वह है लोकतांत्रिक मूल्यों का उदय। पूरी दुनिया में फ्रांसीसी क्रांति के बाद लोकतांत्रिक मूल्यों का उदय हुआ। क्रांति के मुख्य नारे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व आधुनिक लोकतंत्र के आधार स्तंभ बने। इसने पूरी दुनिया में मानवाधिकारों और लिखित संविधान की नींव रखी। दूसरा जो प्रभाव हुआ, राजशाही और सामंतवाद का अंत हुआ। इसने राजा के दैवी अधिकारों को खारिज कर यूरोप में सदियों पुरानी शोषक सामंती व्यवस्था और कुलीनों के जन्मजात विशेषाधिकारों को कमजोर कर दिया। तीसरा जो प्रभाव हुआ, आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास हुआ। पहली बार वफादारी राजा के बजाय राष्ट्र के प्रति तय हुई, यानी जो वफादारी है वो राजा के प्रति नहीं होनी चाहिए, राष्ट्र के प्रति होनी चाहिए, ऐसा जो है तय किया गया। इसी राष्ट्रवादी भावना ने आगे चल करके इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग जो है प्रशस्त किया। चौथा जो प्रभाव हुआ वो है उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों को प्रेरणा। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के गुलाम देशों में स्वतंत्रता की अलख जगी। फ्रांस से प्रेरित होकर के 1804 में हैती जो है दुनिया का पहला स्वतंत्र अश्वेत गणराज्य जो है बनता है। पांचवा जो प्रभाव निकल करके सामने आया वो है धर्मनिरपेक्षता। चर्च की संपत्ति जब्त कर उसे राज्य के अधीन लाया गया, जिससे राजनीति और धर्म को अलग अलग करने की वैश्विक शुरुआत हुई और धर्मनिरपेक्षता की स्थापना हुई। भारत पर क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय इससे अत्यधिक प्रभावित हुए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श जो है इसी क्रांति की देन है। यह क्रांति भारत को भी प्रभावित किया हुआ था। अंत में हम लोग निष्कर्ष देखेंगे। फ्रांसीसी क्रांति ने मानवता को स्वतंत्रता का अनुपम स्वाद भी चखाया और अत्यधिक कट्टरता व हिंसा के खतरों से भी रूबरू कराया। भले ही यह क्रांति कई हिंसक उतार चढ़ाव से गुजरकर नेपोलियन की तानाशाही में बदल गई, लेकिन इसके द्वारा रोपे गए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के बीज अमर रहे। आज दुनिया के अधिकांश लोकतांत्रिक देश इसी महान क्रांति की विरासत के ऋणी हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।